श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर होम्योपैथी के साधकों के लिए, होम्योपैथी के चाहने वालों के लिए, बराइटा कार्ब दवा के रोगी और उसकी पहचान करने के लिए पिछले वीडियो का ही पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं इसके ज़रिए होम्योपैथी के सिद्धांतों और दवाओं को जनमानस तक पहुँचा सकूँ, जिससे मानव कल्याण और आरोग्य का पुनीत कार्य हो सके। मित्रों, बराइटा कार्ब की व्याख्या का यह दूसरा पार्ट है। मित्रों, बराइटा कार्ब एक एल्कलाइन है जो पॉइजनस होता है, विषैला होता है, और अगर इसको इंटरनली लिया जाए, क्रूड फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, तो पेट में चला जाए तो ये वहाँ की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या तो उल्टी होती है या दस्त हो सकते हैं, और यदि इसे इंट्रावेनस दिया जाए तो ये बहुत घातक होता है। ये स्पास्म यानी ऐंठन पैदा करता है और वेन्स में, कार्डियक मसल्स में, हार्ट में एक्शन को एक्सेलरेट करता है, तेज़ करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। अगर इसे रोका नहीं गया तो नर्वस सिस्टम पर इसका एक्शन होता है और अंत में पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है। इसलिए क्रूड फॉर्म में बराइटा कार्ब या यूँ कहें बेरियम कार्बोनेट टॉक्सिक जहरीला है। इसलिए होम्योपैथी की मदर टिंचर फॉर्म में कभी भी न लिया जाए, कभी भी न लिया जाए। मदर टिंचर फॉर्म में क्रूड फॉर्म में कभी भी नहीं लिया जाए। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बराइटा कार्ब किस तरह से मेंटली ड्वार्फ होता है, मेंटली बोना होता है, और आज हम देखेंगे इस दूसरे भाग में कि बराइटा कार्ब फिजिकली भी ड्वार्फ होता है। आज हम इसमें क्या देखेंगे, शारीरिक रूप से भी वो बोना होता है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि फिजिकली वो जन्मजात ही ड्वार्फ हो, ऐसा भी होता है कि वो बचपन से ही ड्वार्फ हो। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी है जिसमें ये ड्वार्फिज्म, बोनापन बाद में पैदा होता है। जैसे किसी पेशेंट को मलेरिया हो जाए, मम्स या गलसुआ लार ग्रंथियों में जैसे सूजन हो जाती है कान के नीचे, गालों के पास, मीजल्स हो जाएं, या स्कारलेट फीवर, इसको हम लाल दाने निकल आते हैं, लोहित ज्वर भी बोलते हैं, उसके साथ गले में खराश हो, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेनेसिस बैक्टीरिया के कारण होता है ये। यदि ये चीज़ें हो जाएं तो इन बीमारियों के बाद बराइटा कार्ब पेशेंट में इतना साइड इफ़ेक्ट होता है, अचानक बराइटा कार्ब पेशेंट का मस्कुलर एट्रोफी होने लगती है, अचानक मांसपेशियाँ सिकुड़ने लगती हैं, छोटी पतली होने लगती हैं, मतलब मांसपेशियाँ छोटी पतली होती हैं। जैसे अगर इतना मोटा हाथ है तो सिकुड़ता हुआ पतला हो जाता है, गले की मांसपेशियाँ सिकुड़ती जाती हैं, पैर की मांसपेशियाँ भी सिकुड़ती जाती हैं, सब सिकुड़ती जाती हैं, पतली होते जाती हैं, लेकिन पेट का साइज बढ़ता जाता है। जैसे एक अच्छा खासा लड़का जो इन बीमारियों के होने से पहले हेल्दी था और ये बीमारियां होने के बाद ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, और उस बराइटा कार्ब पेशेंट का ग्रोथ वहीं रुक जाता है। यहाँ पर हमें दोनों चीज़ देखने को मिलेंगी। ड्वार्फिज्म भी और मेरेस्मस, क्या क्या दोनों चीज़ मिलेंगी, ड्वार्फिज्म भी और मेरेस्मस। ये हो गया बोनापन और ये हो गया दुबलापन, या बोलें सूखा रोग, सुखंडी रोग। मतलब हमें ड्वार्फिज्म और मेरेस्मस जो है दोनों देखने को मिलेंगे।
तो बेराइटा कार्ब इन दोनों जगह काम आती है, किसमें, दुबलेपन में भी और ड्वार्फिज्म में भी। अब बेराइटा कार्ब का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है प्री मेच्योर ओल्ड एज। क्या है? प्री मेच्योर ओल्ड एज, समय से पहले वृद्धावस्था का आ जाना। समय से पहले वृद्धावस्था का आ जाना। आप समझिए मित्रों, बेराइटा कार्ब का पेशेंट यंग एज में भी यानी युवावस्था में पहुंच जाएगा। अचानक उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा तनाव आ गया, ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई, पर मैं केवल सिर्फ बेराइटा कार्ब के पेशेंट के लिए बता रहा हूँ, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से बेराइटा कार्ब पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन, बहुत मानसिक परिश्रम करना पड़ रहा है, या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन, शारीरिक परिश्रम करना पड़ रहा हो, तो ऐसी अवस्था में बेराइटा कार्ब पेशेंट में प्री मेच्योर ओल्ड एज देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक श्रम करता हो तब भी हमें प्री मेच्योर, आदमी समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में हम बेराइटा कार्ब पेशेंट में प्री मेच्योर ओल्ड एज देखते हैं। बेराइटा कार्ब पेशेंट के सिर के बाल झड़ने लगते हैं, सिर की स्किन यानी स्कैल्प जो है बहुत सेंसिटिव हो जाती है, चेहरे में सूखापन आ जाता है, खुरदरापन आ जाता है, ये ड्राइनेस एवं रफनेस ऐसे रहता है कि पेशेंट को ऐसे फील होता है कि मेरे चेहरे पर मकड़ी का जाला है। इस वजह से वो कभी कभी चेहरे पर हाथ फेरता है, कभी कभी इस तरह की प्रीमेच्योर ओल्ड एज देखने को मिलती है। परंतु ये सब चेहरे तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि मेंटल एंड फिजिकल तनाव जो होता है, स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से इसके सेक्सुअल ऑर्गन पर भी इफ़ेक्ट होता है। खाली फिजिकली और मेंटली नहीं, सेक्सुअल ऑर्गन्स पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या होता है कि इसके सेक्सुअल ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, इनकी डिज़ायर, इच्छा ही ख़त्म हो जाती है, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स, विथ ऑलमोस्ट नो सेक्सुअल डिज़ायर, ए सॉर्ट ऑफ इम्पोटेंसी, एक प्रकार की नपुंसकता आ जाती है, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, स्तंभन की कमी आप कह सकते हैं। इनके टेस्टिकल्स की साइज छोटी हो जाती है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरुष ग्रंथि बढ़ जाती है। टेस्टिकल्स तो वहाँ नीचे जो टेस्टिकल्स होते हैं, ये टेस्टिकल्स, इनकी साइज़ तो छोटी हो जाती है, और जो पोरुस ग्रंथि होती है यहाँ, तो पोरुस ग्रंथि की मतलब साइज़ बढ़ जाती है। प्रोस्टेटाइटिस जिसको हम बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड, टेस्टिकल छोटे और प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। इस तरह की प्रीमेच्योर ओल्ड एज बेराइटा कार्ब पेशेंट में देखने को मिलती है। इसके बाद आते हैं ग्लैंड्स पर। बेराइटा कार्ब पेशेंट के जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें अक्सर स्वेलिंग हो जाती है, क्योंकि बेराइटा कार्ब की बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है ग्लैंड्स की तरफ। जैसे गले की ग्लैंड्स, लिम्फेटिक ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स, मैक्सिलरी ग्लैंड्स, पेट में जो ग्लैंड्स हैं, जहाँ जहाँ बॉडी में ग्लैंड्स हैं, वो सब स्वेल हो जाती हैं, साइज़ में बढ़ जाती हैं, फूल जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। तो बेराइटा कार्ब का पेशेंट जब मेरेस्मस फेज़ में यानी सूखेपन, दुबलेपन की फेज़ में आता है, तो आप देखेंगे कि गले के लिम्फेटिक ग्लैंड्स चैननुमा बन जाते हैं, चैन की तरह से बन जाते हैं लिम्फेटिक ग्लैंड्स, ऐसे चैन की तरह से दिखने लग जाते हैं गले में।
आपको ये सब चीज़ मैरेस्मस में देखने को मिलेगा, दुबलेपन में देखने को मिलेगा, या टॉन्सिल के पेशेंट में भी देखने को मिल जाती है। और जब कभी कभी आप देखेंगे कि ग्लैंड्स में स्वेलिंग है, हार्डनेस है, तो बेराइटा कार्प को मत भूलना मित्रों। जब भी आप देखेंगे कि किसी ग्लैंड में स्वेलिंग है, हार्डनेस है, तो आप बेराइटा कार्प को मत भूलना मित्रों। अगर बेराइटा कार्प पेशेंट को कोई खुला जख्म यानी घाव होता है तो समझो उस खुले घाव के किनारे भी हार्ड होते हैं। जैसे आप कैसे किसी यदि उसको मान लीजिए बाय द वे घाव हो गया ना, तो घाव के किनारे जो है ना वो भी हार्ड मिलते हैं बेराइटा कार्प पेशेंट के। जैसे काफ़ी समय से जख्म है और आप उसको छूकर देखेंगे, ऐसे छू के देखेंगे कि घाव के किनारे हार्ड हैं, ये हार्डनेस आपको बेराइटा कार्प में देखने को मिलेगी। इसके बाद हम आते हैं एक और सिम्टम। ये बेराइटा कार्प का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिम्टम है, वो है एग्रेवेशन फ्रॉम कोल्ड। कोल्ड से तकलीफ बढ़ जाना, एग्रेवेशन फ्रॉम कोल्ड। जब कभी भी बेराइटा कार्प पेशेंट को ठंड लगती है, या वो ठंडी हवा में जाता है, या फिर नमी और ठंडी वाली अवस्था में जाता है, तो वो बीमार पड़ जाता है। इसके ग्लैंड्स जिनमें हार्डनेस और स्वेलिंग थी, वो टेंडरनेस आ जाती है, उनमें नाजुक हो जाते हैं उस जगह से। जिनमें छूने पर तकलीफ होती है, मैं बात कर रहा हूँ ग्लैंड्स की, ठंड में जाने पर छूने पर तकलीफ होती है, दर्द होता है। जैसे गले के लिम्फेटिक ग्लैंड्स जो पहले से बेराइटा कार्प पेशेंट में हैं, वो टेंडर हो जाती हैं। अगर वो ठंड में चला गया तो बीमार पड़ जाता है। उसकी ग्लैंड्स जिनमें हार्डनेस और स्वेलिंग थी, वो अचानक, जिसमें पहले दर्द नहीं था, वो टेंडर हो जाती हैं। जिनको छूने से दर्द होने लगता है, जो पहले नहीं थी, इसलिए उनमें टेंडरनेस आ जाती है, कंजेशन आ जाता है। जैसे आप क्लिनिक में बैठे हैं और कोई औरत अपने बच्चे को लेकर आती है और कहती है कि ये थोड़ी ठंड में बाहर खेलने गया और उसके टॉन्सिल्स बढ़ गए, उसके सर्वाइकल ग्लैंड्स बढ़ गए, यानी लिम्फेटिक ग्लैंड्स ऑफ नेक। मित्रों, ठंड लगने से उसके जितने ग्लैंड्स हैं, चाहे वो टॉन्सिल हों या पैरोटिड ग्लैंड्स, बढ़ जाते हैं। टॉन्सिल्स की बहुत अच्छी दवा है बेराइटा कार्प। ठंड लगने की वजह से टॉन्सिल्स का बढ़ जाना, इसकी बेराइटा कार्प बहुत अच्छी दवा है। जब उसका माउथ खोलकर देखेंगे तो पाएंगे कि टॉन्सिल्स के साइज़ बढ़े हुए हैं और कभी कभी टॉन्सिल्स पक भी जाते हैं। टॉन्सिल्स पर अल्सरेशन हो जाता है, पेशेंट ठीक से निगल नहीं पाता है। स्टार्ट में एक दो बार धीरे धीरे निगलने के बाद ही पेशेंट निगल पाता है, जो उसके लिए राहत होती है। इस तरह की इन्फ्लेमेशन और टेंडरनेस बेराइटा कार्प में होती है, चाहे वो पैरोटिड ग्लैंड ही क्यों ना हो। ठंड लगी और तकलीफ बढ़ गई, ग्लैंड्स बढ़ गई। मित्रों, जब कभी भी आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आए और उसके पेरेंट्स बताएं कि मेरे बच्चे को बार बार टॉन्सिल होते हैं, तो बेराइटा कार्प कभी मत भूलना मित्रों। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर द रिकरेंट टॉन्सिल्स। बार बार होने वाली टॉन्सिल्स के लिए बेराइटा कार्प बेस्ट मेडिसिन है। इसको कभी नज़रअंदाज मत करना मित्रों। लेकिन जो बाकी भी लेक्चर में बताया गया है, पहले बताया है पार्ट फर्स्ट में और अब बताने जा रहा हूँ, वो भी महत्वपूर्ण है, उसको ज़रूर देख लेना। बेराइटा कार्प पेशेंट को हेड में मोस्ट इरप्शंस जो होते हैं, जो फोड़े फुंसी होते हैं, मोस्ट फोड़े फुंसी होते हैं, और कान के पीछे भी मॉइस्चर होता है इनमें। और इस मोस्ट इरप्शन जो हैं, उनकी वजह से बेराइटा कार्प पेशेंट के बाल झड़ते हैं। ये जो जगह होती है ना, वो बेराइटा कार्प पेशेंट की बहुत इफ़ेक्टेड होती है, या
ओटोरिया हो जाता है, कान से मवाद पीप आने लगती है या कान से सुनाई कम देता है। ये सारे लक्षण आपको बराइटा कार्प में देखने को मिलते हैं मित्रों। बराइटा कार्प के पहले वीडियो में मैंने माइंड से रिलेटेड मानसिक लक्षण और इस वीडियो में इसके फिजिकल लक्षण बताए हैं। पार्ट 2 में फिजिकल लक्षण बताए हैं। इन दोनों को आपको जोड़ करके समझना है। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 तो मैंने खाली वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए बनाया है। आपको पेशेंट में पार्ट 1 वाले माइंड वाले सिम्टम भी देखने हैं और पार्ट 2 में जो फिजिकल सिम्टम है वो भी देखने हैं, और दोनों को कंबाइंड करके ही आपको अपना डिसीजन मेकिंग करनी है। इन दोनों को जोड़कर आपको समझना है। इसकी जो मोडेलिटी की बात करें मित्रों, मोडेलिटी की, तो जब पेशेंट अकेला होता है तो वो अच्छा महसूस करता है। उसकी जनरल मोडेलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। या जब वो गर्म कपड़े से अपने आप को ढक लेता है तो वो अच्छा महसूस करता है, क्योंकि बराइटा कार्प ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता। जबकि इसके विपरीत इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। जब वो कंपनी में रहता है, कई लोग साथ में रहते हैं या पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में लगातार सोचता है तो उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं उसकी तकलीफ़ें। ठंडी हवा से इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। नम मौसम में बराइटा कार्प की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। ठंड के विपरीत डायरेक्ट सनरेज में, सनरेज लगे, उसको धूप लगे, सूरज की गर्मी लगे तो भी इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। देखिए ठंड में बढ़ रही हैं और डायरेक्ट सनलाइट में भी उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। यदि वो धूप में होता है तो सूरज की गर्मी उसको डायरेक्ट लगे तो भी वो तकलीफ़ में हो जाता है, इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। या स्टोव की गर्मी, आप गैस चूल्हे के पास की उसके पास जाते हैं, गर्मी उसकी होती है, उसमें उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। खाना खाने के बाद भी इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही बराइटा कार्प दवा देनी चाहिए। ऐसा कभी मत करना कि 2 लक्षण मिले और बराइटा कार्प दे दिया, टॉन्सिल आया और बराइटा कार्प दे दिया, आप फेल हो जाओगे मित्रों। ये सारा ब्लेम जाएगा होम्योपैथी पर, अर्थात फेल हम होंगे और ब्लेम जाएगा होम्योपैथी पे। तो मित्रों, होम्योपैथी ने जितने टूल्स दिए हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। जितने टूल्स दिए हैं, ये टूल्स का मतलब ये 74 के लक्षण हैं, उनका आपको देखना है और उनका इस्तेमाल कीजिए उन टूल्स का। उससे रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। तो मित्रों, कभी भी 1-2 लक्षण के आधार पर आप मत देना, नहीं तो फेल हो जाओगे। जैसे यदि रिकरेंट टॉन्सिल है, बार बार होने वाले टॉन्सिल हैं, उसके अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस पैदा करनी है अगर, और वो बराइटा कार्प का पेशेंट है तो उसकी 200 पोटेंसी का इस्तेमाल किया जाए। कितनी पोटेंसी का? 200 पोटेंसी का, यदि वो बराइटा कार्प पेशेंट है और बार बार होने वाला टॉन्सिल है। 1 डोज देकर रुक जाइए, 1 डोज देकर, 1 डोज दे करके रुक जाइए। फटाफट डोज मत दीजिए। 1 डोज दीजिए और ठहर जाइए। लेट द चेंजेस अकरिंग ऑफ योर बॉडी, धीरे धीरे आपके शरीर में बदलाव आएगा और आपके शरीर में बदलाव आएगा और ये टॉन्सिल की कंप्लेंट जो है वो निकल जाएगी। मित्रों, यदि कोई सुझाव हो आपका तो ज़रूर दीजिएगा। मैंने मेरी समझ के हिसाब से संक्षिप्त में और एक सामान्य चर्चा के रूप में, कहानी के रूप में आपको बराइटा कार्प को समझाने की कोशिश की है मित्रों। और यदि आपको ये मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियो हर कैटेगरी में देखने हो तो बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल सकें।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, समाज के हित में इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। कृपया प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग विषयों पर आप संपूर्ण वीडियो देखें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।